गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम कोई टॉपिक डिस्कस कोई सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं आपको कुछ बुक्स शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की थी। ठीक है, सबसे पहले आ गई मैंने अपनी हर एक वीडियो के पहले हर एक वीडियो में मैं अपने में स्टार्टिंग में आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं या कोई भी जो भी टॉपिक मैं डालती हूँ अगर आप वो भी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करें, एनसीईआरटी को फॉलो कर लें। ठीक है, ये आ गई 12th की एनसीईआरटी। इसमें क्या है कि आपके जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखें, मैं आपको बताती हूँ इसमें जैसे इसमें कैसे दे रखा है ना, जैसे कोई भी टॉपिक है उसके जो मेन वर्ड्स हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। और अगर आप एनसीईआरटी से पहले कोई भी बड़ी बुक पकड़ लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपको बीच में गूगल करना पड़ेगा या कुछ डिक्शनरी वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब देखो इधर बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है, इस तरीके से दिया है। कुछ फिगर्स भी बताई हुई हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ऐसे करके हाईलाइट करके भी दिया है। देखो जैसे टेम्परामेंट क्या है, ट्रेड क्या है, डिस्पोजिशन क्या है, करैक्टर क्या है। और इस बुक में टॉपिक्स क्या दिए हुए हैं, इस बुक्स के ये टॉपिक्स हैं मेन। ये 12th की बुक है पर जैसे वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब इसमें क्या दे रखा हुआ है। और अगर जैसे आपकी पर्सनालिटी और जितना भी आपका गेट का या नेट का सिलेबस है वो सारा इसमें कवर अप होता है। इससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्टार्टिंग से। बट अगर आप बोलो कि हम पहले ही कोई बड़ी बुक ले लेते हैं जैसे बैरन वगैरह की, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसमें जैसे पर्सनालिटी की थ्योरीज बिल्कुल सिंपल तरीके की हुई है कि ट्रेट अप्रोच कौन सी है, ट्रेट कम टाइप अप्रोच कौन सी है कि टाइप अप्रोच कौन सी है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी दिए हैं जो कि यूज़ होते हैं। और शायद इसमें DSM-5 और ICD-10 का भी थोड़ा थोड़ा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बट अगर आप बोलेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए आपको कोई एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक फॉलो करनी है तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो बट अगर आप एमफिल वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्लिनिकल के लिए, फिर आपको कोई ना कोई एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक फॉलो करनी पड़ेगी। बट गेट के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आ गई ये बुक एनसीईआरटी 12th की। और एक एनसीईआरटी 11th की भी है, मेरे पास वो बुक नहीं है बट मैंने तब गूगल से पढ़ा था। तो एनसीईआर 11th के लिए 11th वाले में क्या है कि उसमें जो आपके ये टेस्टिंग वगैरह, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वो बड़े अच्छे से दिया हुआ है उधर, छोटी छोटी डेफिनेशंस में और इजी लैंग्वेज में। उसके बाद सेकंड बुक आपकी आ गई, ये थी बैरन की बुक, रॉबर्ट ए बैरन। ठीक है, अब एक इससे इजी बुक भी है, वो ग्रेजुएशन की बुक है, शायद से सिसरेली करके है उसका कुछ नाम। मैं लेने तो वही बुक गई थी बट तब वो अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने बैरन की बुक ले ली थी। और ये जो एनसीईआरटी है ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये कोई 180 या 200 की बुक है, इतने की है शायद से। अब इधर ये देखें, ये 125 की बुक है। उसके बाद आ गया ये बैरन की बुक। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बड़ी ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट ये बुक भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे ये पूरा पेज है, अब आपको कभी कभी क्या होता है कि शॉर्टकट आगे निकलना होता है। जैसे आप कुछ एक ऐसे रीड अप कर रहे हैं ऐसे, तो जो इस पेज का सारा कंक्लूड है वो इन्होंने मेन पॉइंट जैसे साइड पे दे रखे हुए हैं। जैसे इस इधर क्या आ गया, गेट कंट्रोल थ्योरी। अब जैसे ये आ गया आपके बेसिक फंक्शंस आ गए, इसमें ब्राइटनेस, सैचुरेशन, एक्विटी, ये सारा कुछ साइड पे दिया हुआ है। और फिगर्स भी काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। ये देखिए आपके सेल की डायरेक्शन, आइज़ का, ये बायोलॉजिकल में आ जाएगा, इसमें बहुत अच्छे से दिया है। जैसे ये न्यूरॉन का ही आ गया। अब देखो इसमें कितने अच्छे से हर एक पार्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है। ये आपका एक्शन पोटेंशियल आ गया, कैसे पॉजिटिव बाहर अंदर जाते हैं कि बाहर आते हैं, ये सब इसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है। अब इसमें मेन जैसे ये है न्यूरॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, तो इनको साइड में हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद आ गई आपकी ये। अब सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कर लें, उसके बाद आप अपनी कोई ये बुक पकड़ लें। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम सब कुछ दिया हुआ है जो आपको अपने सिलेबस के लिए चाहिए। अब तीसरी बुक कौन सी आ गई जो मैंने फॉलो की थी,
ये मैंने की थी किसके लिए, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ये थी इक्की सिंह की बुक, अरुण कुमार सिंह की बुक, ठीक है। अब इस बुक में क्या है ना कि जो आपकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जो इंटेलिजेंस के टेस्ट या आइटम राइटिंग, आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये सारे इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा, देखो ऐसे करके। और जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं इसमें बड़े अच्छे से मतलब बताए हैं कौन से क्राइटेरिया के अंडर कौन सा आता है। ये बुक काफ़ी अच्छी है। और इसमें ये देखो, जैसे ये आ गया आपका, अब ये थोड़ी मैंने ये बुक नहीं ली थी, मैंने एक्चुअली ये प्रिंट करवाई थी, मतलब फ़ोटो स्टेट करवाई थी, तो इसलिए ये अब 1-2 साल पहले की है, तो ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया हुआ है। अब जैसे EPQ, उसके बाद ये थ्योरेटिकल स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, ये सारा इसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है। अब स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हैं, ये सारा इस बुक में, ये आपके टेस्ट आ गए कुछ भी, ठीक है, ये सारा इसमें बड़े अच्छे से दिया हुआ है। टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये आ गई थर्ड बुक। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी MCQ करने चाहते हैं तो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट ही बिना टॉपिक को पढ़े MCQ स्टार्ट कर दें और ये सोचेंगे हम MCQ ही लर्न कर लेंगे। बहुत बच्चों की यही स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं एक MCQ की बुक लूँगा या लूँगी और मैं उस MCQ को ख़त्म करके ही, मतलब पुराने पेपर्स को करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी। बट ये उधर एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं होता है कि आप सिर्फ MCQ लर्न करके और आपको वही पूछें वो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपनी एक कोई NCERT पकड़ लें, उसको अच्छे से क्लियर करके एक रजिस्टर ले लें। मैं आपको बता देती हूँ कैसे नोट्स, मतलब अगर आप बनाना चाहें ऐसे तो सबसे पहले आप अपनी NCERT के नोट्स बनाएँ, फिर कुछ पेजेस छोड़ें, फिर नेक्स्ट टॉपिक करें। फिर जैसे मैंने बैरन की बुक ली थी, आप कोई भी बुक ले लें, सिसरेली, बैरन, ठीक है। तो उसके बाद उसी टॉपिक को पकड़ें उस बुक में, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं उस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि जब NCERT से आप बड़ी बुक पे जाएंगे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो आप उसको इधर लिखें अपना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप अपने MCQ पे आएँ, बट ये है कि हर एक टॉपिक करके कुछ ना कुछ MCQ ज़रूर करें। उसके बाद आगे आप अपने, जैसे मैंने एक ये बुक रखी थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक थी। और मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन मतलब नॉन मेडिकल में की थी, फिर मैंने B.Ed करके और मैंने मास्टर्स डायरेक्ट साइकोलॉजी में की थी। तो जब मैंने मास्टर्स स्टार्ट की, मुझे साइकोलॉजी की ABC भी नहीं पता थी, बस मैंने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी और जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, और उधर मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया, पता नहीं कैसे, तो फिर मैंने साइकोलॉजी कर ली। और आप मानोगे नहीं, जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो मैंने गोल्ड मेडल के साथ अपनी मास्टर्स कंप्लीट किया। और तब मैंने बिल्कुल NCERT से स्टार्ट करके ये सारी बुक्स करके कवर अप किया था अपना सिलेबस। तो अब ये आ गया, अब इस बुक में क्या है कि पहले शॉर्ट आंसर दिए हैं, जैसे ये इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, ये इसके रिगार्डिंग कौन सी साइंस है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, हर एक बड़े अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके बताया है। अब जितने टॉपिक्स इसके हैं उसके सारे शॉर्ट आंसर इन्होंने बताए हैं, मोटिवेशन और इमोशन के बताए हैं, ये देखें। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है, अब कुछ ये जो जैसे मिसलेनियस जो हमें थोड़े फैक्ट आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, फिर उन्होंने MCQ दिए हैं, और उसके बाद इन्होंने ना मेन पॉइंट्स भी दिए हैं, जैसे ये कुछ गिर गया मेरी बुक पे शायद, ये अब जैसे शॉर्ट आंसर के बाद इन्होंने मेन पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं, हर एक टॉपिक के रिलेटेड मेन पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं, और फिर इसके MCQ दिए हैं, और उसके बाद इनको थोड़ा लॉन्ग में भी इन्होंने डिस्कस किया, और फिर ये MCQ दिए। और इन MCQ को भी मैंने एक बार इस पूरी बुक के मैंने MCQ एक बार लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये आ गई सारी बुक्स, अब बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप बोलो हमें, मतलब बिल्कुल ये हमारी बुक अच्छी नहीं थी। हर एक बुक में मैक्सिमम सब कुछ सेम दिया होता है, बट कुछ की लैंग्वेज ईजी होती है और कुछ की थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद अब जैसे गेट का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मुझे 1-2 कमेंट आया था कि मतलब हम मॉक टेस्ट कहाँ से लें, क्योंकि गेट के मॉक टेस्ट कहीं ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट था, अब मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट वो सिर्फ 10
मतलब मॉक टेस्ट अवेलेबल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है गेट के लिए, बट उनकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब जो ले सकता है वो तो लेगा, बट 10,000 10 टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि, और गेट का सिलेबस मतलब गेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो किसी को इतनी प्रिडिक्शन भी नहीं है कि वो किस टाइप का क्या करेंगे। तो हम जो अपनी प्रिपरेशन है वो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे कि जो आपके बेसिक बेसिक हैं वो क्लियर कर लें। क्योंकि आप जब कोई भी एग्ज़ाम करते हैं, जैसे अगर आप नेट का ही एग्ज़ाम, अब हम उसकी ही एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम है, तो उस पेपर में भी ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने 100% सिलेबस दिया आप उसको पूरा कवर करें, बट उसमें से जो आपने 60 या 70% कवर किया है वो इस तरीके से कवर करें कि उसमें से कुछ भी आ जाए तो आपको पता हो। और पेपर को मतलब प्रिपरेशन ऐसी रखें कि जैसे अगर अब आप इमोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ इमोशंस के बारे में पढ़ा, अब आप उसको बायोलॉजिकल बेसिस के साथ रिलेट कर लें। जैसे इमोशंस, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो इमोशन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। मेमोरी पढ़ रहे हैं, कौन सा आ गया, मेमोरी के लिए हिप्पोकैम्पस आ गया। अब आप ये कर लें कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में जा रही है, ये पढ़ रहे हैं, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट उसके साथ रिलेट है, ठीक है। अब जैसे आप स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेस पढ़ेंगे तो आप हार्मोन्स भी पढ़ लें, कौन सा पार्ट या कौन सा ग्लैंड उनको रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखें कि बिल्कुल सारी चीज़ों में कनेक्शन बना के चलें। तभी नेट के एग्ज़ाम क्लियर करना या गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल है। क्योंकि जो गेट में भी, नेट में भी आपको जो एमसीक्यू पूछते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट उधर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बस। और जब आप घर आके देखोगे तो आपको लगेगा ये इजी था, बट हमें उधर आया नहीं। ठीक है, अब ये बुक आ गई, ठीक है। इसमें क्या है, 2013 से लेके 2018 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं। मैंने ये इधर से किए थे, सारे क्वेश्चन पेपर लगाए थे। और उसके बाद बहुत सारे इसमें टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो कि आपने अपनी बुक्स में नहीं पढ़े होते हैं, वो आपके इधर से कवर होते हैं। ये देखें, अब जैसे इस क्वेश्चन को ले लें, ठीक है। ये आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड आपका, एडर्नल कॉर्टेक्स, स्पाइनल ग्लैंड, एडर्नल मेडुला। सॉरी, एक मिनट। अब जब आप इसको कर रहे हैं, ठीक है, आपने मैच कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आपको अगर एक का भी इसमें पता है तो मैक्सिमम आपका हो जाता है। जैसे पाइनल है, तो इसको कौन ये किसको रिलीज़ करता है, मेलाटोनिन को, ठीक है। अब जब आपने ये कर लिया, ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जब आप ये सारे कर लेंगे, कि आप इसके बारे में अलग से पढ़ लें, इसका अलग से पढ़ लें, इसका अलग से पढ़ लें, इसका अलग से पढ़ लें। इसका पढ़ लें कि इसको कौन रिलीज़ कर रहा है, कैसे हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तब हो रहा है कि कम हो रहा है तब हो रहा है, ठीक है। और अब ये आ गया, जैसे आप न्यूरोट्रांसमीटर्स का पढ़ेंगे तो उनको भी इस तरीके पढ़ना कि कौन सा कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये नहीं कि इधर आपका हो गया एक बार तो ये निकल गया। अब इन चार को आप बिल्कुल डीपली पढ़ लें, ठीक है। अब जैसे मैच नहीं लेते हैं हम, सिंपल एक एमसीक्यू ले लेते हैं कोई भी। सारे मैच ही आ रहे हैं। और सबसे मेन, जब आप ये अटेंशन का पढ़ते हैं, अटेंशन टॉपिक तो बच्चे छोड़ ही देते हैं, तो ये डिवाइडेड अटेंशन और फोकस्ड अटेंशन, इन सबको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। जैसे कोई भी आपका एमसीक्यू आता है, अगर आप एक पार्ट उसका पढ़ते हैं तो बाकियों को इग्नोर बिल्कुल नहीं करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दी मेमोरी विच कंटेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट किस में होता है, सबसे पहले मेमोरी आ गया आपका, ये एलटीएम में है सबसे पहले, ठीक है। और इसकी क्या आ गई, डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी। जो डिक्लेरेटिव है वो क्या होती है, वो मेमोरी ऑफ फैक्ट होती है। और जो प्रोसीजर होता है, इसमें स्किल्स वगैरह आती हैं जो कि प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं कुछ भी, जैसे ड्राइविंग वगैरह, ठीक है। जो डिक्लेरेटिव है ये आगे 2 में डिवाइड है। इसमें था सिमेंटिक मेमोरी,
जो कि वर्ड्स और फैक्ट हम याद रखते हैं, और एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, एपिसोडिक भी आपकी क्या आ गई, डिक्लेरेटिव मेमोरी आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, विच कंटेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट किस में आ गई, सिमेंटिक में। तो ये क्या आ गई, डिक्लेरेटिव। तो इसका आंसर क्या आ गया, डिक्लेरेटिव। अगर आपको अब ऐसे नहीं पता है ये जो मैंने चार्ट बनाया, तो आप सबसे पहले क्या करें, अब डिक्लेरेटिव तो आ गया, बट इन तीनों को इग्नोर ना करें, सिमेंटिक भी पढ़ें, प्रोसीजर भी पढ़ें, और एपिसोडिक भी पढ़ें। इस तरीके क्या होगा, आपका ज़्यादा ज़्यादा सिलेबस कवर होगा। ठीक है, ऐसे करके ही हर एक एमसीक्यू को ऐसे ही करके करें। जब आप एक एमसीक्यू करते हैं तो उसके बाद अब इधर आपको कोई टाइम की इतनी लिमिट थोड़ी है कि आपने 2 मिनट में ही कंप्लीट करना है। एक एमसीक्यू कर रहे हैं, एक अपनी नोटबुक लगाएं और उसमें साइड पे अपना रफ कर लें कि उसके रिलेटेड आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, क्योंकि जो गेट का पेपर है उसमें एमएसक्यू भी आने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन के 3 या 4 से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। वो तभी पॉसिबल है आपको अटेम्प्ट करना कि जब आपको एक चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे या बहुत पूरा सिलेबस कवर ना करें, बट जितना भी करें उसको पूरा अच्छे से करें, ताकि उधर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, और ये जो गेट है इसका मेरिट भी बड़ा ज़्यादा हाई नहीं जाता है बाकी सब्जेक्ट का। अब हम साइकोलॉजी का कुछ नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी 25-30 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और मैं आपको एक इसका पैटर्न बता देती हूँ, जो कि सिलेबस के साथ ही एक पीडीएफ थी, मैंने प्रिंटर निकाला था तो उसमें था। अब देखो इसमें कैसा आएगा ना, सबसे पहले जैसे 1 to 13 आगे MCQ हैं, एक ही करेक्ट आंसर होगा, और ये एक एक नंबर के हैं। फिर आ गया, ये भी MCQ हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, पर ये इसमें भी करेक्ट आंसर एक ही है, बट ये 2 नंबर के हैं। अब कुछ उधर 1 नंबर के आएंगे, कुछ 2 नंबर के आएंगे। अब आगे MSQ, हमारे MSQ में क्या होगा, एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा आंसर होंगे। ठीक है, और ये होगा 1 नंबर का ही। और ये आ गया, ये भी MSQ है, इधर भी एक से ज़्यादा आंसर होंगे एक क्वेश्चन के, बट ये क्या है, 2 नंबर का है। इस तरीके का आपको एग्ज़ाम आएगा। तो ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके प्रिपरेशन के लिए। और ये मैंने आपके साथ बुक्स शेयर कर दी हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि DSM-5 और DSM-4 की वो जो एक्सिस हैं 5, और ICD-10 है। ठीक है, उसको मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगी आपके साथ, बट अब टाइम थोड़ा कम ही है और एग्ज़ाम आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए यही ठीक रहेगा कि जितना टॉपिक आपने किए हैं, 1 या 2, या चलो लास्ट आप लगा लो 4 Feb तक जितना किया है वो ठीक है। और उसके बाद आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें दिन में, जैसे एमसीक्यू करते रहें, और शाम को अपना जो भी आपसे गलत हुआ है उसकी थ्योरी को रिवाइज़ करें, और जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस थ्योरी को रिवाइज़ करें। जितना रिवाइज़ करोगे उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। और ये सिर्फ बी पेपर है, और ए पेपर भी आप कहीं ना कहीं जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके भी ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करें। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी कर दें अगर आपके कोई और फ्रेंड्स हैं जो साइकोलॉजी के हैं। थैंक यू।